Hello everyone, welcome to this next lecture of our July Current Affairs series. तो आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं द हमस ट्रेल्स यूनिवर्सल ज्यूरिडिक्शन एंड इंडियाज लीगल पोजीशन ऑन वॉर क्राइम्स। ठीक है। तो रिसेंटली एक कंप्लेन जो है इट वाज फाइल्ड इन इंडिया बाय हिंद रजब फाउंडेशन HRF अगेंस्ट एन इजरायली सोल्जर, है ना, alleging that he committed war crimes in Gaza 2024 में and was vacationing in हिमाचल प्रदेश along the Hummus trails। ठीक है, तो ये एक केस था, है ना। इसको लेके हम इसके डिफरेंट डायमेंशंस हैं वो डिस्कस करेंगे कि क्या इंडिया में जो है फॉरेन नेशनल्स है जो वॉर क्राइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कमिटेड है, उनको अरेस्ट किया जा सकता है। यूनिवर्सल ज्यूरिडिक्शन क्या है, जेनेवा कन्वेंशंस क्या है, हमस ट्रेल्स क्या है ना। हाउ शुड इंडिया बैलेंस इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशन, ह्यूमन राइट्स, डिप्लोमेसी एंड सोवरेनिटी, ये सब टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। उससे पहले एक चीज़ समझते हैं कि ये इमेजिन ऐसे सिचुएशन हम करेंगे कि 2 कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में वॉर हो रही है। दैट्स दिस कंट्री बी ए एंड दैट्स दिस कंट्री बी। वॉर सिर्फ़ सोल्जर्स के बीच होनी चाहिए, लेकिन अगर आर्मी जो है वो स्कूल बॉम्ब कर दे, हॉस्पिटल्स को डिस्ट्रॉय कर दे, सिविलियंस को इंटेंशनली मार दे और वुमेन और चिल्ड्रन को टारगेट करे, तो क्या ये लीगल है? नहीं। वॉर के भी रूल्स होते हैं, इसलिए ही हम हमारे पास में जेनेवा कन्वेंशन है। क्या है इसलिए हमारे पास में वी हैव जेनेवा कन्वेंशन। ठीक है? दिस पेन, ओके। दैट्स व्हाई वी हैव जेनेवा कन्वेंशन। ठीक है? ओके। अभी हम देखते हैं कि जेनेवा कन्वेंशन है क्या? ठीक है? ये 4 इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, है ना? 4 इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, उन लोगों को बचाने के लिए जो कि वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे और हॉस्टिलिटीज़ में दे आर नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है? वॉर के ये बताता है कि वॉर के टाइम भी ह्यूमैनिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि वॉर अलाउड है लेकिन बार्बरिज़्म अलाउड नहीं है। ठीक है? तो क्यों बनाई गई, पहले तो ये देखते हैं थोड़ा-सा कि ये कन्वेंशंस आई क्यों? तो वर्ल्ड वॉर 1 के अराउंड मिलियंस ऑफ लोग्स, है ना, मारे गए एंड देन हॉस्पिटल्स डिस्ट्रॉय हुए, प्रिज़नर्स को टॉर्चर किया गया। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम भी देखा गया कि सिचुएशन और भी खराब हो गई, हॉलोकॉस्ट, हिरोशिमा, नागासाकी, सिविलियन मैसेकर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो वर्ल्ड को ये समझ आया कि अगर वॉर के रूल्स नहीं बनेंगे तो ह्यूमैनिटी ही खत्म हो जाएगी। इसलिए 1949 में जेनेवा कन्वेंशन अडॉप्ट हुई। आज लगभग हर कंट्री जो है वो इसकी मेंबर है। इंडिया इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ इट। ये किस-किस को प्रोटेक्ट करता है? जेनेवा कन्वेंशन जो है वो किस-किस को प्रोटेक्ट करता है फर्स्ट ऑफ ऑल? फिर हम 4 कन्वेंशंस के पास में भी आएँगे। तो वॉर में बहुत लोग इनोसेंट होते हैं, जैसे वी हैव चिल्ड्रन, वुमेन, एल्डरली, डॉक्टर्स, नर्सेस, जर्नलिस्ट, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, रेफ्यूजीज़ वगैरह, और ये सब प्रोटेक्शन डिज़र्व करते हैं। वी हैव 4 जेनेवा कन्वेंशन। फर्स्ट कन्वेंशन इसकी लैंड पर इंजर्ड सोल्जर की प्रोटेक्शन करना। ये फर्स्ट कन्वेंशन में आया था कि वुंडेड और सिक सोल्जर्स जो लैंड पे है उनकी प्रोटेक्शन करना। देन सेकंड इज़ सी में इंजर्ड सोल्जर की प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्शन ऑफ वुंडेड, सिक एंड शिपरेक्ड आर्म्ड फोर्सेस एट सी। ये सेकंड कन्वेंशन में आया था। इन द थर्ड कन्वेंशन प्रिजनर्स ऑफ वॉर की प्रोटेक्शन हुई की बात हुई। एग्जाम्पल, एनिमी सोल्जर सरेंडर कर दे, अब उसको टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, तो ये ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर। एंड देन फोर्थ कन्वेंशन में हमने सिविलियंस की बात की, सिविलियन प्रोटेक्शन। ये ही है मेन आर्टिकल का टॉपिक। ठीक है, तो वी हैव 4 कन्वेंशन। द वेरी फर्स्ट वाज जो सिक या वुंडेड सोल्जर्स हैं ऑन लैंड, सेकंड सिक और वुंडेड सोल्जर्स एट सी, थर्ड इज प्रिजनर्स ऑफ वॉर एंड फोर्थ इज सिविलियन प्रोटेक्शन। सिविलियन प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? वॉर सोल्जर्स के बीच होनी चाहिए, है ना? ना कि स्कूल बच्चों के बीच में, होम्स, मार्केट्स, रिफ्यूजी कैंप्स इन पर, है ना? एक हॉस्पिटल में 500 पेशेंट हैं, आर्मी जानबूझकर उस हॉस्पिटल को बॉम्ब कर देती है, तो ये नॉर्मल मिलिट्री एक्शन नहीं माना जाएगा। ये वॉर क्राइम, इसको वॉर क्राइम बोलते हैं। इसको वॉर क्राइम बोलेंगे। ठीक है। क्या होता है वॉर क्राइम? ये वही
कि हर डेथ वॉर क्राइम नहीं होती, लेकिन वॉर में अनफॉर्चुनेटली लोग वी सी मेनी लॉसेस, लेकिन इंटेंशनली सिविलियंस को टारगेट करना, दैट इज नोन एज वॉर क्राइम, दैट इज कॉल्ड वॉर क्राइम। एग्जाम्पल, एक विलेज में कोई मिलिट्री कैंप नहीं है, सिर्फ सिविलियन रहते हैं और आर्मी फिर भी मिसाइल अटैक कर देती है, तो उसको हम जेनेवा कन्वेंशन का वायलेशन मानेंगे, एक वॉर क्राइम मानेंगे। ठीक है। उसके बाद में ग्रेव ब्रीचेस क्या होता है? ग्रेव ब्रीच क्या होता है? तो जेनेवा कन्वेंशन के अंदर कुछ क्राइम्स इतने सीरियस होते हैं कि उन्हें बोला जाता है ग्रेव ब्रीचेस। अब ये ऑर्डिनरी वायलेशन नहीं होते, ये सब सीरियस कैटेगरी के होते हैं, सीरियस वायलेशंस होते हैं। ठीक है। जैसे जैसे विलफुल किलिंग ऑफ सिविलियंस, टॉर्चर और इनह्यूमन ये ट्रीटमेंट, डेलिबरेट अटैक्स ऑन हॉस्पिटल्स एंड सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, जानबूझ के अटैक करना। ठीक है। एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट मिलिट्री नेसेसिटी, है ना, कि ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ करने की, लेकिन फिर भी आप प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट कर रहे हो। हॉस्टेजेस बनाना, है ना, अनलॉफुल डिपोर्टेशन और ट्रांसफर ऑफ सिविलियन, ये सब जो है ये ग्रेव ब्रीचेस में आता है अंडर जेनेवा कन्वेंशन। अब ये सब इंटरनेशनल लेवल पर पनिशेबल होते हैं। ठीक है। अब हम करंट अफेयर समझेंगे, करंट अफेयर्स को समझेंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है हिंद रजब फाउंडेशन, नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, हिंद रजब फाउंडेशन, इसको मैं एचआरएफ बोलूंगी। ठीक है। ये पैलेस्टीन के विक्टिम्स के लिए लीगल एक्शन लेती है। तो उन्होंने एलिगेशन लगाया कि एक इजरायली सोल्जर हैं जिनका नाम है ईथन गिलबो, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और रॉन्ग। ठीक है। ये एक इजरायली सोल्जर है। तो इन्होंने बोला कि गजा के वॉर के दौरान सिविलियन बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय करने में ये जो पर्सन है ये इन्वॉल्व थे। ऑर्गेनाइजेशन ने ये भी क्लेम किया कि ऑर्गेनाइजेशन ने क्लेम किया कि जो जियो लोकेटेड वीडियोस हैं, सोशल मीडिया क्लिप्स हैं या चेन ऑफ कमांड डिटेल्स हैं, ये सब एविडेंस के रूप में देखी जा सकती है। ठीक है। अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एलिगेशन है, और किसी भी इंडिविजुअल की क्रिमिनल लाइबिलिटी कॉम्पिटेंट कोर्ट या लीगल प्रोसेस से ही डिसाइड होती है। नाउ दीज आर जस्ट द एलिगेशंस ऐसा बोला जाता है। ठीक है। ओके। इंडिया का कैसे कनेक्शन बना है इससे, मतलब इजराइल पैलेस्टीन इंडिया क्या कनेक्शन बना? तो क्या हुआ कि ये सोल्जर वेकेशन के लिए हिमाचल प्रदेश आए, ये जो इंडिविजुअल पर्सन है ये हिमाचल प्रदेश आए। तो एचआरएफ ने इंडियन गवर्नमेंट से बोला कि इनको अरेस्ट करो। अभी क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिया किसी फॉरेन सोल्जर को अरेस्ट कैसे कर सकता है ना? यही हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है। कैन इंडिया अरेस्ट अ फॉरेन नेशनल फॉर वॉर क्राइम्स, है ना? इंडिया के पास कौन सा लॉ है? इंडिया के पास जेनेवा कन्वेंशन एक्ट 1960 है। इंडिया हैज जेनेवा कन्वेंशन एक्ट 1960। ठीक है। इंडिया के पास ये एक्ट है। ये एक्ट जेनेवा कन्वेंशन को इंडिया के डोमेस्टिक लॉ में भी इम्प्लीमेंट करता है, यानी इंटरनेशनल ट्रीटी को इंडियन लॉ का पार्ट बनाया गया है। ठीक है। अब इंडिया वॉर क्राइम्स एक्ट क्यों नहीं रखता है इसे? तो इंडिया ने कोई अलग से वॉर क्राइम एक्ट नहीं बनाया है, लेकिन जेनेवा कन्वेंशन एक्ट के थ्रू ग्रेव ब्रीचेस को पनिश किया जा सकता है। ठीक है। ग्रेव ब्रीचेस को पनिश किया जा सकता है। यूनिवर्सल ज्यूरिडिक्शन क्या है? यूनिवर्सल ज्यूरिडिक्शन क्या है? नॉर्मली लॉ का प्रिंसिपल होता है टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, है ना? मतलब क्राइम दिल्ली में हुआ तो दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, सिंपल। लेकिन यूनिवर्सल ज्यूरिडिक्शन अलग है। सपोज करो कि एक कंट्री में जीनोसाइड हुआ, क्रिमिनल दूसरी कंट्री भाग गया, तो अगर हर कंट्री बोलेगी कि हमारी कंट्री का क्राइम नहीं है, तो क्रिमिनल कभी पनिश होगा ही नहीं। तो इसलिए यूनिवर्सल ज्यूरिडिक्शन कहता है कि कुछ क्राइम्स पूरी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, इसलिए कोई भी कॉम्पिटेंट स्टेट अपने लॉज के हिसाब से उन पर एक्शन लेने की कोशिश कर सकता है, सब्जेक्ट टू लीगल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है? यूजुअली क्राइम्स लॉ फॉलो टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन वेयर अ कंट्री tries crime committed within its territory. Universal jurisdiction is an exception. It allows state to prosecute certain exceptional serious crime regardless of where they were committed or who committed them. This principle applies to offenses considered crime against the entire international community. ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे जीनोसाइड, वॉर क्राइम्स, वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, टॉर्चर, पायरेसी वगैरह, ये सब हम देखने को मिलते हैं।
ओके, व्हाई डज़ यूनिवर्सल जुरिडिक्शन एक्जिस्ट? तो ये हमने देखा, मेन आइडिया यही है कि देयर आर सर्टेन क्राइम्स ऑफेंड ऑल ह्यूमैनिटी, जो सारी कम्युनिटी, सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी, ह्यूमैनिटी के लिए जो है वो खतरनाक है, इसलिए ऑल ह्यूमैनिटी हैज़ एन इंटरेस्ट इन प्रोसिक्यूटिंग देम। ठीक है? इसलिए हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबका इंटरेस्ट बनता है कि हम उनको प्रोसिक्यूट करें। ठीक है? अब ये प्रिंसिपल किस क्राइम पर लगता है, ये भी हमने देख लिया, ये कुछ क्राइम्स हैं, इन पे ये प्रिंसिपल लगता है। ठीक है। इंडिया अरेस्ट कर सकता है, तो कॉन्सेप्चुअली अगर इंडियन लॉ और लीगल कंडीशन परमिट करें और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ड्यू प्रोसेस फॉलो करे, तो जिनेवा कन्वेंशन एक्ट के ये फ्रेमवर्क के तहत एक्शन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर डिसीजन डिपेंड करता है किन-किन चीज़ों पे। एविडेंस, इन्वेस्टिगेशन, गवर्नमेंट एजेंसीज़, कोर्ट्स, डिप्लोमैटिक कंसिडरेशन, इसलिए अरेस्ट ऑटोमैटिक नहीं होता। ठीक है? इसलिए अरेस्ट जो है वो ऑटोमैटिक नहीं होता। अब हमस ट्रेल क्या होता है? ये हम देखते हैं हमस ट्रेल क्या होता है। हमस ट्रेल कोई ऑफ़िशियल रोड नहीं है, ये निकनेम है। अब ये कहाँ से आया ये देखते हैं। सो मिडल ईस्ट का एक फ़ेमस फूड है, चिकपीस से बनता है। हमस आपने सुना होगा, काफ़ी हमस स्प्रेड्स वग़ैरह वो सब। तो ये चिकपीस से बनता है, तो इज़राइल टूरिस्ट इस फूड को बहुत कंज़्यूम करते हैं। इसलिए इंडियन टूरिस्ट सर्किट जहाँ इज़राइली बहुत आते हैं, उसको इनफ़ॉर्मल नाम मिल गया है, उसको हमस ट्रेल बोलते हैं। है ना? ये नाम कहाँ से आया समझ आया? कि मिडल ईस्ट का एक फ़ेमस फूड है जो चिकपीस से बनता है, और इज़राइली जो टूरिस्ट हैं वो उसको बहुत कंज़्यूम करते हैं। इसलिए जब इंडियन टूरिस्ट सर्किट जहाँ पे इज़राइली बहुत ज़्यादा आते हैं, उसको हम हमस ट्रेल बोलते हैं, उसको उसका निकनेम है हमस ट्रेल। ठीक है? ओके। अब इज़राइली जो सोल्जर्स हैं वो इंडिया क्यों आते हैं? तो इज़राइल में मिलिट्री सर्विस कंपल्सरी है। अम, बॉयज़ और कई केसेज़ में गर्ल्स भी सर्विस करती हैं। ड्यूरेशन और कैटेगरीज़ लॉज़ के हिसाब से थोड़ी वेरी करती हैं। अब सर्विसेज़ कंप्लीट होने के बाद जो यंग वेटरन्स होते हैं, वो एक लॉन्ग वेकेशन पर निकलते हैं। इस ट्रिप को बोलते हैं ट्यूल गबोल, यानी बिग ट्रिप ट्रिप। इसको बोलते हैं गडोल, बिग ट्रिप। ठीक है? इंडिया ही क्यों? अब इंडिया इसलिए क्योंकि इंडिया में टूरिज़्म थोड़ा कंपैरेटिवली अफ़ोर्डेबल है। स्पिरिचुअल आपको सर्किट्स काफ़ी देखने को मिलेंगे, माउंटेन्स हैं हमारे पास में, बीचेज़ हैं, योगा सेंटर्स हैं, एडवेंचर्स करने की काफ़ी जगह है, एंड पीपल आर कंपैरेटिवली फ्रेंडली हियर। इसलिए बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है टूरिज़्म के लिए, ठीक है? बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है टूरिज़्म के लिए। हमस ट्रेल के मेजर प्लेसेस क्या-क्या हैं? मेजर प्लेसेस हमस ट्रेल्स के, तो वी हैव कसौल, जिसको मिनी इज़राइल बोला जाता है। वी हैव ओल्ड मनाली, धर्मकोट, ऋषिकेश, पुष्कर, वाराणसी, ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है? इनको हमस ट्रेल का मेजर प्लेस माना जाता है। ओके, लेकिन इश्यू क्या है? कुछ स्टडीज़ और रिपोर्ट्स ने बताया है कि कुछ टूरिस्ट सर्किट्स में ड्रग अब्यूज़, रेव पार्टीज़, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे इश्यूज़ देखे गए हैं। साथ ही कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कुछ वेटरन जो मिलिट्री सर्विस जो है, उनके साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से रिकवर करने के लिए लॉन्ग वेकेशन और ये मेंटल हेल्थ सपोर्ट लेते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये ऑब्जर्वेशन कुछ रिपोर्ट्स और स्टडीज़ पर ही बेस्ड है। इन्हें सभी इज़राइली टूरिस्ट पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है? तो ये कुछ केसेज़ हैं, ये हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है? अब व्हाई हैज़ दिस केस ड्रॉन ग्लोबल अटेंशन, है ना? ग्लोबली इतना कैसे वो हो गया? तो क्योंकि गज़ा कॉन्फ्लिक्ट पर दुनिया भर में डिबेट चल रही है, और कई कंट्रीज़ में ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइज़ेशन एलिजिड वॉर क्राइम के केसेस में लीगल कंप्लेंट्स फाइल कर रही हैं। इससे डिबेट होती है कि क्या एलिजिड जो परपेट्रेटर्स हैं उनको ट्रैवल के दौरान इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, या इंटरनेशनल लॉज़ को कैसे इन्फोर्स किया जाए, या डिप्लोमेसी और जस्टिस के बीच बैलेंस कैसे करें, है ना? तो ये इंडिया का डायलेमा हमको देखने को मिलता है। ठीक है? दिस इज़ द डिप्लोमैटिक चैलेंज। अभी इंडिया का इज़राइल के साथ में अ, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, डिफेंस में, एग्रीकल्चर में, इवन टेक्नोलॉजी, वाटर मैनेजमेंट वगैरह में भी। और साथ ही इंडिया हिस्टोरिकली पैलेस्टीन को लेजिटिमेट एस्पिरेशन एक पैलेस्टीन की जो लेजिटिमेट एस्पिरेशंस हैं उनको भी सपोर्ट कर रहा है। तो इंडिया को बैलेंस करना पड़ता है बिटवीन इंटरनेशनल लॉ, व्हिच इज़ जेनेवा कन्वेंशन की ऑब्लिगेशन, ह्यूमन राइट्स,
है ना? और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस विद इज़राइल, है ना? अपनी खुद की सोवरेनिटी भी देखनी होगी, तो ये बहुत सारे एथिकल चैलेंजेस भी हैं हमारे। क्या होता है अब इस बैलेंस को अप्रोच करने के लिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी का हाँ, इसी बैलेंस अप्रोच को इंडियन फॉरेन पॉलिसी की हॉलमार्क माना जाता है क्योंकि इन द पास्ट एज़ वेल वी हैव बैलेंस्ड थिंग्स क्वाइट वेल, है ना? तो अपना ट्रीटी ऑब्लिगेशन मेंटेन करना, रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड रखना, है ना? कोऑपरेट करना विद द लीगल प्रोसेस वेयर एप्लीकेबल, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बनाना विद इज़राइल एज़ वेल एज़ विद पैलेस्टीन व्हाइल फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, having evidences, domestic laws, and fair investigation with judicial process. एथिक्स का भी एक पर्सपेक्टिव हमारे पास में आता है। वही हमने देखा ह्यूमन राइट, जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी, इम्पार्शियलिटी ये सब चीज़ें, ठीक है? डज़ जस्टिस स्टॉप एट नेशनल बॉर्डर्स? कैन सिक्योरिटी कंसर्न जस्टिफाई वायलेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉ? How should states balance diplomacy with accountability, and what responsibilities do government have when alleged perpetrators enter their टेरिटरी, ठीक है? ये एथिक्स का एंगल है। अब ये क्या कोई इसका जवाब इमोशन से नहीं दिया जा सकता है। ये जो क्वेश्चंस हमने ऊपर देखे रूल ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस, एविडेंस और ह्यूमन राइट्स के प्रिंसिपल के हिसाब से दिया जाना चाहिए एंड देयर शुड बी बैलेंस। ओके। वन लाइनर में ये पूरा इशू जो है वो सिर्फ़ एक टूरिस्ट रूट या एक इंडिविजुअल कंप्लेंट का नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जेनेवा कन्वेंशन, यूनिवर्सल ज्यूरिडिक्शन, ह्यूमन राइट्स, ड्यू प्रोसेस और इंडिया की बैलेंस फॉरेन पॉलिसी के इंटरसेक्शन को समझने का टॉपिक है, ठीक है? ओके। दीज़ आर द वे फॉरवर्ड्स हम अपनी अवेयरनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन बढ़ा सकते हैं ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। डोमेस्टिक लॉज़ इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो, है ना? इसको इंश्योर कर सकते हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो कर सकते हैं। इंटरनेशनल लीगल मैकेनिज़्म के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, है ना? एक बैलेंस ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न होना चाहिए विद विद अलोंग विद आवर डिप्लोमैटिक इंटरेस्ट एंड एक पीसफुल रेज़ोल्यूशन को हम इनको प्रमोट करना चाहिए, ठीक है? These are your value addition points. Keywords हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जेनेवा कन्वेंशन एक्ट 1916 ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है? These are the important facts to remember. This is your mind map for the article. Okay, next हम prelims का एक question करते हैं. The fourth convention primarily deals with the protection of prisoner of war. ये तो third था. Protection of civilian during armed conflict, naval warfare, chemical warfare. It's B. ये फोर्थ में हमने देखा था, फर्स्ट में हमने देखा था इंजर्ड सोल्जर्स ऑन लैंड, सेकंड में देखा था इंजर्ड सोल्जर्स ऑन एट सी, थर्ड में हमने देखा था प्रिजनर्स ऑफ वॉर के लिए प्रोटेक्शन, फोर्थ में हमने देखा था सिविलियन प्रोटेक्शन, ठीक है? एक और क्वेश्चन है, यूनिवर्सल जुरिडिक्शन रिफर्स टू अ कंट्री पावर टू प्रोसिक्यूट ओनली क्राइम कमिटेड विद इन दिस कंट्री, ये तो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन हो गया। Jurisdiction exercised only by the International Court of Justice? No. The principle allowing prosecution of certain grave international crimes irrespective of where they occurred. This is the correct answer. क्योंकि universal jurisdiction वाले वो crimes जो those can be considered the crimes against humanity or crimes against the international community, है ना? तो ये C is the right answer. Next question is which Indian legislation implement Geneva Convention? तो ये वही है Geneva Convention Act 1960. This is the right answer. Next question is which of the following are generally recognized as grave breaches under Geneva Convention? Willful killing of protected persons? Yes, it is correct. Torture or inhuman treatment? Yes, it is correct. Extensive destruction of civilian property without military necessity? Yes, it is correct. So all the answers are correct. Again, one more question. Which one of the following best describe the Hummus Trail in Indian context? ठीक है. A UNESCO heritage route in Himalayas? No. A popular tourist circuit frequently by many Israeli travelers after military service? An international trade corridor connecting India to West Asia? A defense logistic route? B seems to be the most relevant option. हमस का नाम कहाँ से पड़ा? हमस ट्रेल, दैट ऑल्सो वी नो चिकपी का एक फूड होता है विच दे एंजॉय अ लॉट इजरायली पीपल. एनीवेज, दिस इज द मेन्स क्वेश्चन. The principle of universal jurisdiction seeks to prevent impunity for the gravest international crimes, discuss its significance, legal basis, and challenges. In this context, examine India's legal framework under Geneva Convention Act
and the need to balance international humanitarian obligation with diplomatic and sovereign interest. So this is your main answer. You can just practice this and अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगी हो देन यू कैन लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड या कीप लर्निंग थैंक यू सो मच